मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया। भोपाल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल को प्रदेश की प्रगति और नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए समर्पित बताया। लेकिन आज उनके आचार्य सांदीपनि में आकर के जो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, ये आचार्य जी का अपने शिष्य के माध्यम से दुनिया में हमारी शिक्षा गौरवान्वित हुई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। सुशासन के लिए आपने सबने देखा ही है, साइबर तहसील से लगा करके हमने प्रयास किया था। आपको मालूम है कि यहाँ बीआरटीएस से दिक्कत आ रही थी, ये बीआरटीएस को हमने हटाने का काम किया। इंदौर में भी हमने कहा, कोर्ट के सामने प्रस्ताव रख रहे हैं कि भाई अगर समय के साथ बदला माहौल तो हमको जनता की सुविधा की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमने कहा अनियमित और अनियंत्रित लाउड स्पीकर, खुले में मांस मदिरा, ये जो चल रहा था इसको हमने रोकने का प्रयास किया है। नामांतरण बंटवारे की बात की है, ई पंजीयन चालू करा, ई स्टैंपिंग चालू किया, संपदा 2 चालू किया। चिकित्सा क्षेत्र में भी हमने लगातार काम किया। आपको ध्यान होगा तो शपथ लेते ही हमने अपने 2 मंत्रालयों को इकट्ठा किया। हमने कहा स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्रालय एक होना चाहिए। पूरे दुनिया में ऐसा ही एक ही जगह होता था, केवल हमारे कुछ राज्यों में ही है कि स्वास्थ्य मंत्रालय अलग, स्वास्थ्य चिकित्सा अलग। ऐसे में 2 जगह हॉस्पिटल लाओ, 2 जगह स्टाफ लाओ, बहुत सारी संकट होते थे। आज इस बात का इस संतोष है कि हमारे एक मंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी दक्षता से काम कर रहे हैं। और आप इसके आंकड़े भी देख लो। इस आंकड़े का परिणाम है कि 2004-05 के पहले केवल 5 मेडिकल कॉलेज हमारे पास थे, लेकिन आज की स्थिति में 17 मेडिकल कॉलेज हमारे चल रहे हैं गवर्नमेंट के और 13 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट स्तर के। लेकिन अब हमने पीपीपी मॉडल पे 14 मेडिकल कॉलेज लगाने की बात की और 8 निर्माणाधीन है। सब मिलाकर के 51 मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ 1 साल के अंदर हो जाएंगे। तो ये जो अपनी मेडिकल कॉलेज को लेकर के बड़ी उपलब्धि होगी। पूरे देश के अंदर इतनी तेज गति से मेडिकल कॉलेज खोलने वाला कोई राज्य नहीं है। एक तरह से हमारे से अगर संख्या के आंकड़े में देखें तो ये 37 मेडिकल कॉलेज अकेले तमिलनाडु के हैं, लेकिन उसको 75 साल हो गए बनाते बनाते। लेकिन हमारे यहाँ ये 2 साल के अंदर ये प्रगति होगी, एक तरह से ये उत्साहवर्धक है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मेडिसिटी का कंसेप्ट आया और मेडिसिटी भी गवर्नमेंट की भी है, प्राइवेट की भी है। दोनों रूप में समान रूप से चलने के लिए हमने कल्पना भी की और इसमें सार्थक भूमिका भी निभाई। इसका परिणाम आया कि 5 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी चलाने की हमने इस साल घोषणा कर दी, जो 5 मेडिकल कॉलेज भारत सरकार से भी मंजूरी मिल गई। लेकिन हमने 13 का संकल्प रखा। 7 मेडिकल कॉलेज अगली बार खुलेंगे। ऐसे करके जो एलोपैथिक का महत्व है वो आयुर्वेदिक का भी महत्व है। और हमारे यहाँ तो वन संपदा है और वन संपदा में जितना इसका आने वाला समय में वेलनेस को लेकर के काम होता है, तो मेडिसिटी में हमारा आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक सभी प्रकार की चिकित्सा और एक स्थान पर वो पूरी सिटी का कल्पना लेते हुए माननीय मोदी जी की जो कल्पना उस पर हम काम करें। माननीय अध्यक्ष जी ने एयर एम्बुलेंस का उल्लेख किया है। एयर एम्बुलेंस भी दोनों प्रकार की है। एयर एम्बुलेंस से हमारी जहाँ हवाई पट्टी नहीं है वहां हेलीकॉप्टर से जाने वाले, जहाँ हवाई पट्टी है वहां प्लेन लेके जा रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। अब रीवा में 24 घंटे हमारा एयरपोर्ट चालू है, तो सर्वाधिक रूप से 24 घंटे हमारे एयर एम्बुलेंस चलती रहती है। अभी हमारे माननीय मंत्री प्रोद्युम्न तोमर जी के भैया के लिए आपके क्षेत्र में मैं बताना चाहूंगा कि पन्ना के अंदर एक खदान अधिकारी रिटायर्ड, सुबह पति पत्नी घूमने जा रहे थे, घूमते आने पीछे से ट्रक चढ़ गया, पहिया पूरा पैर उनका पन्ना में ऐसा खत्म ही हो गया था एक तरह से। एयर एम्बुलेंस आई, तुरंत उसको उठाकर लिफ्ट किया, बंसल हॉस्पिटल में भर्ती किया। भले ही उनका पैर निकालना पड़ा लेकिन जान बच गई। तो ये जो आज के जमाने में व्यवस्था है उसका केवल सदुपयोग करने की जरूरत है। मुझे इस बात का संतोष कि आने वाले समय में जब मेडिकल कॉलेज नीचे हो जाएंगे तब नीचे प्रबंधन हो जाएगा। लेकिन आज पूरे देश में सबसे पहले हमारा, और ये आयुष्मान योजना के अंतर्गत 1 रुपया भी नहीं लग रहा है। हमने कहा गरीब आदमी की जान बचाना ये हमारा काम। तो एयर एम्बुलेंस की दोनों सुविधा ये देने का काम भी हमारे द्वारा किया गया। और आज की स्थिति में पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश 4 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित करने वाला मध्य प्रदेश का अपना नंबर 1 बना है। और 70 साल से अधिक वालों को तो सीधे लाभ देना भी चालू कर दिया। स्वास्थ्य विभाग में 46,491 नए पद हमने स्वीकृत किए। ये एक बार में इतने पद कभी मंजूर नहीं किए गए।
लंबे समय से ये कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से अटके हुए थे। मुझे इस बात का संतोष है, नियमित संविदा आउटसोर्स सब मिला के सारे पद मिलाए तो 4000 मतलब लगभग 50,000 ही हो जाएगा। बचा क्या है, 46,400 तो 47,000 हुए, तो ये और आने वाले समय में बढ़ जाएंगे। तो मैं मान के चलो, इसी प्रकार से हमने कहा कि कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने अपनी उन्नति की, प्रगति की, हम आगे बढ़े, लेकिन एग्रीकल्चर से हमारी जो अधिकतम हो सकती है उसके पास हम पहुंच गए। ऐसे में हमारा ये भौगोलिक रूप से फैला हुआ मध्य प्रदेश, बड़े पैमानों पे किसानों की आय अगर हमको बढ़ाना है तो किसानों की आय बढ़ाने के लिए खेती के साथ पशुपालन पे भी बढ़ावा देना पड़ेगा। और पशुपालन को बढ़ावा देते हुए हमने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से MOU किया है कि हमारे सभी दुग्ध संघों में नई मशीनें लाएंगे, नए दुग्ध संयंत्र लगाएंगे, सभी प्रकार की पंचायतों तक हमारे दूध उत्पादन की देश की जो हमारी क्षमता, अभी देश में हमारा कंट्रीब्यूशन 9% है, लेकिन 9% को हम 20% तक ले जाएंगे। 20% ले जा करके ये न केवल हम अपने पैरों पे खड़े होंगे, बल्कि इसके माध्यम से किसानों की आय बढ़ाएंगे। इसलिए दूध के उत्पाद बने। अभी दूध के कुल उत्पाद का 2% हम उपयोग कर पा रहे हैं, बाकी अपने अलग अलग प्रकार से ही उसका उपयोग होता। तो अपनी उत्पाद की ठीक से कीमत मिले, किसानों की आय और बढ़े, इस दिशा में दूध उत्पादन का हमने ये संकल्प लिया है। और दूध उत्पादन के साथ साथ ये जो गोवंश है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने स्वच्छता नगर की बात करते हैं, और स्वच्छता नगर में अगर अस्वच्छ होते तो पशु और इनके कारण से जो कष्ट होता है, इसका समाधान भी खोजने का प्रयास किया कि हमने नगरीय निकायों से, नगर निगम से चालू किया। और बड़ी बड़ी गौशाला, और बड़ी गौशाला में भी जो बूढ़ी, अपाई, लावारिस इस प्रकार का गोवंश है, उनको रखने की क्षमता नगर निगम के माध्यम से शासन ने वित्तीय व्यवस्था की है। और व्यक्तिगत स्तर पे केवल नगर निगम या सरकारी निकाय या गौशाला में गाय या गोपालन नहीं होना चाहिए, लोग अपने जीवन में भी रखें। इसलिए 10 से ज्यादा जो गोमाता पालेगा उसको भी अनुदान देंगे। ये योजनाओं के माध्यम से हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव आए, वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो। इसलिए गौ संरक्षण को लेकर हम काम कर रहे हैं। गौशालाओं के लिए भी जो 20 रुपया प्रति गोमाता हम राशि देते थे, उसको 40 रुपया प्रति गोमाता की राशि देकर के एक तरह से हमने इस पे काम किया। घायल गाय माता के लिए हाइड्रोलिक केटल लिफ्टिंग वाहन हमने दिया है, जिसमें प्रति 50 किलोमीटर पे वाहन गो एम्बुलेंस उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि कोई घायल, बीमार या कोई कारण से गोमाता रहे तो उसके जीवन में भी बदलाव लाए। टाइगर रिजर्व की तो बात ही क्या, कल का हमने 1 साल उन्हीं के नाम पे किया है। जब हमारा दिन में जब रातापानी टाइगर रिजर्व के समय हमारे रायसेन, सीहोर, भोपाल, विदिशा, होशंगाबाद के मित्रों के साथ दिन में हमारा एक कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें रातापानी टाइगर रिजर्व बहुत लंबे समय से अटका हुआ था। ये टाइगर रिजर्व का बनते ही आज हमारी देश की एकमात्र राजधानी हो जाएगी, जो सबसे एक तरह से ये टाइगर रिजर्व के अंदर ही आ गई, समझ लो। इतने नजदीक पूरे देश में कोई राजधानी नहीं। मुझे इस बात का संतोष है, हमने इस पे भी काम किया है। और इसके बाद ये 8वां टाइगर रिजर्व बना और 9वां हमारा माधव टाइगर रिजर्व बनने वाला है, जिसकी भारत सरकार ने औपचारिकता कर दी है। हमारा भी अधिसूचना जारी हुई है, एक थोड़ी प्रोसेस बची है, तो इसी 15-20 दिन में एक बड़ी चीज हो जाएगी। चीता कॉरिडोर से लेकर के बाकी सारी बातें तो आपने सबने देखा ही है। अब स्थायी रूप से हाथी भी हमारे यहाँ बस गए। हाथी के बसने से हमारे राज्य में कुछ चुनौतियां भी आई है, कुछ हमको सीखने को भी मिल रहा है, कुछ हमको भी इसके लाए, क्योंकि लगभग 100 साल पहले तक हाथी रहते थे, लेकिन आज की स्थिति में 100 के आसपास हाथी हमारे पास आ गए और वो जा नहीं रहे। और जाना के साथ हमको उनके जैसे टाइगर बस रहे, टाइगर के रिजर्व पार्क बना रहा है, ऐसे हाथियों के लिए भी स्थायी रूप से हमको प्लान करना है। इसलिए समान रूप से हमने सभी राज्यों में जहाँ हाथी है वहां के फॉरेस्ट और बाकी चीजों का अनुभव क्या है, तो अधिकारियों को भेज करके हम उनकी ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। मैं स्वयं भी जनवरी में काजीरंगा जो असम का पार्क है, मैं वहां खुद जाने वाला। मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई है कि हम एक ठोस समाधान निकालें, ताकि ये जो मानव और हमारे हाथियों के संघर्ष ये कम से कम हो सके। और कुल मिलाकर के स्थायी रूप से हम इनको बसाएंगे तो इन व्यवस्थाओं पे आने वाले समय में इनकी संख्या भी बढ़ेगी। हो सकता अभी 2 माधवनगढ़ और ईडन टाइगर पार्क पे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारी कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से हमने रेस्क्यू सेंटर बढ़ाने का निर्णय किया कि हमारे हर संभाग में जहां हमारे रिजर्व पार्क है उनके आसपास में हम रेस्क्यू सेंटर भी बढ़ाएंगे, ताकि इनकी कोई कष्ट आता है तो उसका इलाज भी समाधानकारी हो। और कुल मिलाकर के हमारी जो वन्य जीवों के प्रति भावना, उस भावना में हमारी सद्भावना और ये खासकर संवेदना भी जुड़ी दिखाई दे। कानून व्यवस्था को लेकर के पहली बार वारंट और सम्मन तामील करने के लिए वारंट की बात कही। डिजिटल अरेस्ट के मसले तो आपने देखा ही है कि हमारी सरकार के माध्यम से हमने साइबर
तहसील से नीचे थानों तक डेस्क चालू की है और ये बड़ी चुनौती, ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन हम इस पे चरणबद्ध रूप से इसका समाधान करने जा रहे हैं। विभिन्न 22,000 से ज्यादा थानों की सीमाएं बदली। ये आजादी के बाद पहली बार हुआ कि थानों की इतनी बड़ी बड़ी सीमाएं थी जिसका युक्तियुक्तकरण हमने सबसे मिलकर करने का प्रयास किया। और इसी का एक चरण हमने ये अपने जिलों की संभाग की पुनर्सीमा के लिए आयोग बनाया है, जो हमारे सभी जिलों की युक्तियुक्तकरण के आधार पर इनकी सीमाओं का पुनर्मूल्यांकन का काम करेगा, ताकि कानून व्यवस्था सहित सभी विकास के मामलों में भी प्रशासनिक दक्षता से काम हो सके। सिंचाई का रकबा बढ़ाने की बात मेरी हो चुकी है, लगभग ये हमारा अभी मैं आज भी जा ही रहा हूँ सीधा अलीराजपुर जैसे क्षेत्र में भी एक बड़ा आज हमारा नई परियोजना का हम भूमि पूजन करेंगे। अब 4,197 करोड़ का जावद नीमच ये सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, आमतौर पे चंबल का हमको लाभ नहीं मिलता मंदसौर नीमच को, लेकिन अपने बूंद का एक एक जल की एक एक बूंद का लाभ मिले किसानों को, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो ये प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है और अभी तक नर्मदा जी के माध्यम से लाभ मिला था। अब हमारा ये जो चंबल और ये जो बुंदेलखंड का बेल्ट है, कुल मिलाकर के पूरे प्रदेश के अंदर सभी बड़ी बड़ी जल राशियों का उपयोग बेहतर से बेहतर कर ले। आध्यात्मिक नगरी को लेकर के विश्व का सबसे बड़ा मेला वहां कुंभ प्रवेश करता है, वृश्चिक राशि में इसलिए कुंभ होता है। हमारे यहाँ सिंह राशि में बृहस्पति प्रवेश करते हैं इसलिए सिंहस्थ होता है। लेकिन ये विश्व के सबसे बड़े मेले और सबसे बड़े मेले, तो इसके लिए हमारी जवाबदारी भी उतनी बढ़ जाती। ऐसे में इन मेलों की व्यवस्था सुव्यवस्था में बदले। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से बात की 2 दिन पहले, उन्होंने कहा तुरंत आप अपने दल भी भिजवाओ प्रयागराज में भी, और सारे बड़े बड़े प्रबंधन सारे तुरंत प्रारंभ करो। ये अपने प्रदेश की बड़ी गरिमा का स्थान है। और उज्जैन तो वो स्थान है जहां अब हमारे पास प्रतिदिन 2 लाख से ज्यादा अपने धार्मिक पर्यटन के लोग आ रहे हैं। एक साल में सबसे ज्यादा देश में धार्मिक पर्यटक आने वाला स्थान अब हमारा मध्य प्रदेश और उज्जैन बना है। तो ऐसे में इनका प्रबंधन पूरे साल करने की जरूरत है। बहुत सारे काम उस पर हम कर रहे हैं, इसका टास्क फोर्स बना दिया है, प्लान बना दिया है। हरिद्वार की तर्ज पर स्थायी रूप से साधु संतों को बसने के लिए हम खुद भूखंड देंगे, ताकि टेम्परेरी रूप का जो झंझट रहता है वो खत्म हो जाए। अपने सत्यमित्रानंद जी ने तो सालों पहले हरिद्वार में कितना बड़ा बिल्डिंग बनाया, वो 8 मंजिल कितने मंजिल है ना, कितना भव्य बना, कितने साल पहले बनाया। तो हमने कहा जब वहां बन सकता, हरिद्वार में भी तो कुंभ होता है, तो उज्जैन में क्यों नहीं बन सकता। और उज्जैन में भी सभी साधु संतों स्थायी, इतना आनंद के साथ सभी साधु संतों ने स्वागत किया है, सब आने को तैयार है। हमने प्राधिकरण को बोल दिया कि एक बड़ी योजना बनाए और सारे लोगों का ये स्थायी समाधान करे। पर्यटन के लिए हमने कहा कि हमारा भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश बड़ा है, तो आवागमन के लिए हमारी अपनी वायु सेवा होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा प्रारंभ करने के बलबूते पर पहले तो ये हमने शुरुआत की थी, तो हमको बड़ा आश्चर्य भी लगा। आजकल सब लोग वायुयान से ऐसा सफर करना चाहते कि पर्यटन विभाग ने जब लॉन्च की तो इंदौर से उज्जैन भी लोग विमान से आ रहे थे। तो हमने कहा ये इंदौर से उज्जैन आ रहा हो, 90% ऑक्यूपेंसी जा रही, लेकिन हमारे पास इतने विमान नहीं है। तो हमने धीरे से उसको बंद किया कि इंदौर उज्जैन तो चलेगा, इंदौर भोपाल भी छोड़ो, लेकिन सिंगरौली भोपाल चलेगा। हमने पहले शुरू में किया तो ये सर्किट बहुत काम कर रहा है, लेकिन अब बदलते हमने कहा जो दूर वाले हैं पहले प्रोजेक्ट, जैसे रीवा भोपाल, जबलपुर भोपाल, सिंगरौली भोपाल, ऐसे नए रूट बनाए। और मुझे संतोष है इस बात का कि इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन धार्मिक पर्यटन के केंद्र के साथ टूरिज्म स्पॉट पे भी ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर की सर्विस भी मांग रहे हैं लोग, और हम इस पे भी आगे बढ़ रहे हैं कि हम अलग केवल केदारनाथ गंगोत्री जमुनोत्री नहीं, हमारे प्रदेश के अंदर भी लोग अपने हेलीकॉप्टर से भी अपने समय की बचत करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर पर्यटन बढ़ा करके लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ाना, ऐसे कई चीज हम कर रहे हैं। लेकिन अशोकनगर की चंदेरी के अपने जो वहां की साड़ी का जो महत्व है, पर्यटन की नगरी हमारी महेश्वर में अहिल्या माता के यहाँ पे, इसलिए हमने अपने इन स्थानों को भी रेखांकित करते हुए पर्यटन के केंद्र पर बाकी चीजें भी है उसको पूरा जोड़ करके काम कर रहे हैं। अधोसंरचना के काम तो इंदौर मनमाड़ रेल लाइन, कहने के लिए इंदौर मनमाड़ है, अब इंदौर से मनमाड़ मतलब इसको समझने की देर है। हमने इसको विस्तृत परिप्रेक्ष्य में सोचा, इसलिए मेरे अपने विभाग में भी एक रेलवे के अपने स्पेशल काम करने के लिए हम ओएसडी ला रहे हैं, ताकि रेलवे के माध्यम से नई रेल लाइन भी प्रस्तावित करें। और आप अंदाज लगा लो, इंदौर मनमाड़ मतलब इंदौर मुंबई की नया ट्रैक बनने वाला है। ये लगभग हमारा 18,036 करोड़ का माननीय मोदी जी के माध्यम से ये 309 किलोमीटर का
इतना बड़ा ये अपना प्रोजेक्ट बनेगा, इसके माध्यम से जो अभी तक हमारा दिल्ली बम्बई कॉरिडोर है, इसमें इंदौर के माध्यम से बम्बई जाएंगे तो 4 घंटे की बचत होगी, लगभग 250 किलोमीटर बचेगा। और ये जैसे मुरैना दिल्ली के रास्ते से जो बम्बई जाता है, वो मुरैना से वापस ग्वालियर, ग्वालियर से भोपाल, भोपाल से इटारसी, इटारसी से खंडवा और फिर घुसता है। अब इसकी जरूरत नहीं, जिसको सीधा मुंबई जाना है वो सीधा अगर मुरैना के पास से ग्वालियर से ही सीधा राजगढ़ के रास्ते से इंदौर आ जाए और इंदौर से सीधा वो मुंबई चले जाए, तो ये जो कंटेनर लेकर के जो व्यापारिक मालगाड़ियां वगैरह दूसरी चीजें हैं, तो ये पूरा बेल्ट भी कवर करेगा। तो हमने प्लान बनाया कि ये रेल लाइन जो अभी थोड़ा जहां हमारे पास औद्योगिकरण की काफी गुंजाइश है, राजगढ़, गुना, अशोकनगर या उज्जैन, इंदौर से होते हुए, तो ये पूरे रेल ट्रैक का लाभ लेंगे। इसी प्रकार से जो इंदौर से दिल्ली से आने वाला नागदा से जो गुजरात होके बम्बई जाती है, उसको भी इंदौर के ट्रैक से जोड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के एक एक रेल लाइन का उपयोग प्रदेश की बेहतरी के लिए कैसे क्या हो सकता है। इसी प्रकार से मेट्रो ट्रेन के बारे में भी बात की, लेकिन वंदे मेट्रो की बात भी कर रहे हैं। जो बड़ी रेल लाइन है वंदे मेट्रो और मेट्रो में अंतर ये है, मेट्रो की स्पीड केवल 80 किलोमीटर की होती और वंदे मेट्रो की स्पीड 160 की होती। वंदे मेट्रो ऑलरेडी ब्रॉडगेज पे चल जाता है, लेकिन जहां जहां उपलब्ध है वहां हम वंदे मेट्रो को लाएं, जैसे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, ये पूरा एक सर्किल बन सकता है। हमारे रेल ट्रैक बने हुए भी, तो छोटा सा वंदे मेट्रो का ट्रैक तो करेंगे, लेकिन बड़ा ट्रैक हम रेलवे मंत्री के साथ करने वाले हैं। ऐसे बड़े बड़े और दूसरे बहुत सारी प्रकार की बात सोच रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज जिस प्रकार से हम प्लान कर रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर उनके सुदृढ़ीकरण के लिए, हमारे अपने रेलवे स्टेशन के लिए, विंध्य क्षेत्र में 6ठा एयरपोर्ट मिला है, ये इसकी बधाई। ग्वालियर में सबसे कम समय में एयरपोर्ट बना, इसका भी बड़ा एक तरह से मध्य प्रदेश को लाभ मिला माननीय मोदी जी के माध्यम से। केंद्रीय योजनाओं में लगातार हम आगे बढ़े। हमने तय किया सरकार बनने के बाद कि हमारी अर्थव्यवस्था 5 साल में डबल होना चाहिए, इसलिए इस प्रकार से सारे काम को हाथ में लिया है कि निश्चित रूप से 5 साल के अंदर हमारा ये बड़ा होगा। हम कोशिश कर रहे हैं अभी 1 लाख अस्थायी कृषि पंपों की, लेकिन आने वाले समय में जो 40 लाख किसान हमारे पास है, 40 लाख ही किसानों को क्रमशः 4 साल के अंदर सबको परमानेंट सोलर पंप देने का हम निर्णय कर रहे हैं। इससे 2 काम होंगे। एक बड़ा काम हमारे अपने बजट पे भी लाभ का मिलेगा। लगभग 15,000 की सब्सिडी हमको हर बार किसान को जो देना पड़ती है, उस किसानों की देने वाली सब्सिडी का प्रश्न नहीं है, हमारे को यह समय के साथ बढ़ती जाएगी। आज 15,000 है, 4 साल बाद ये 20,000 होगी, फिर 25,000 होगी। उधर किसानों को भी दिक्कत आती है, हम अपनी लाइन खींचेंगे दूसरी, लेकिन अगर बिजली भगवान ने सूर्य देवता दिया है, वो अपने पंप लगा करके अपनी बिजली ले ले, तो वो अपनी खुद की बिजली उत्पन्न करे और खुद की किसानी में ले, 1 पैसा नहीं लगेगा उसका। सारे किसान इस पे खुश है और मांग भी रहे कि सोलर पंप हमको दे दो। जैसे ही सोलर पंप देते तो टोले, मजरा, छोटे छोटे गांव, अंदर तक बड़े पैमाने पर बिजली का हमारा एक काम खत्म होगा। इसी प्रकार से कुसुम 3 योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में भी छत पे भी हम बिजली के पंप देना चाह रहे हैं, सोलर पंप, ताकि इसके आधार पर अपने घरों के अंदर भी लोग अपनी बिजली उत्पन्न करें। कुल मिलाकर 10,000 से 11,000 करोड़ का उस पर भी फटका पड़ता। ये दोनों मिला लें तो 25,000 करोड़ आसपास हमको बजट में ये देना पड़ता है। एक एक करके सारे विभागों से इस तरह से जो हम पे अनावश्यक खर्चे हैं, इसको कम करते हैं और इनको जनहितैषी विकास की योजना में पैसा लगाएंगे। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी बातें कही है, बोलने के लिए तो बहुत सारी बात है, लेकिन मैं समझता हूं कि आज के लिए इतना पर्याप्त है।